हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आरटी लेक्चर्स के यूट्यूब एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो लेक्चर है फिफ्थ रेडियोलॉजिकल फिजिक्स का, जिसके अंदर हम टॉपिक कवर करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है और इससे जो बनने वाला स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है, और साथ ही बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कितने प्रकार की होती है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को विदाउट टाइम वेस्ट के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो मीनिंग है, अर्थ है, यहाँ पे इसका मीन क्या निकलता है, अर्थ क्या निकलता है, हैव बोथ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, यानी ऐसी रेडिएशन जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी रखती हो और साथ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी रखती हो, तो उसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, सिंपली इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। डीपली हम देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी ट्रेवल थ्रू फ्री स्पेस और थ्रू ए मीडियम in the form of electric and magnetic field with the speed of light 3 into 10 power minus 8 3 into 10 power minus 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऊर्जा की एक अवस्था होती है, एनर्जी की फॉर्म होती है, जो कि लाइट की स्पीड से, लाइट ऑफ स्पीड से जो किसकी फॉर्म के अंदर, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म के अंदर किसी माध्यम से या स्पेस से, दोनों से ट्रेवल कर सकती है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऊर्जा की एक ऐसी अवस्था होती है जो कि फ्री स्पेस के अंदर भी ट्रेवल कर सकती है और एक माध्यम के अंदर भी ट्रेवल करती है, और ये रखती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों। ठीक है, और लाइट की स्पीड से ये ट्रेवल करती है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसके अंदर दो डायरेक्शन के अंदर, परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर दोनों फील्ड होते हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री के ऊपर होते हैं दोनों फील्ड, और 90 डिग्री के ऊपर ही ऑसिलेशन करते हैं इसके दोनों फील्ड। ये इस तरह से वाई एक्सिस के ऊपर क्या है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जेड एक्सिस के ऊपर इसका मैग्नेटिक फील्ड है। और ये जो रेडिएशन ट्रैवल करती है, ये एक्स एक्सिस के अंदर ये ट्रैवल कर रही है, प्रोपेगेशन हो रहा है, इसका संचरण हो रहा है। ठीक है, और इसकी जो श्रृंग है, दो श्रृंग्स के मध्य की जो दूरी है, इसको अपन वेवलेंथ कह रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं, जेड एक्सिस के अंदर जो है इसका मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, और वाई एक्सिस के अंदर इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब भी एक चार्ज, अब इसको इस प्रकार से समझते हैं कि जब भी एक चार्ज, वहीं ए चार्ज इज इन रेस्ट, जब एक चार्ज रेस्ट में होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, और जब वो चार्ज मोशन में होता है, यानी गति की अवस्था में होता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। यदि चार्ज के वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है मोशन के दौरान, यानी कि वो एक्सेलरेट करता है, चार्ज त्वरित होता है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, दोनों क्या होते हैं, वेरी करते हैं, यानी कि बदलते हैं, चेंज होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर जो कंबाइंड वेरिएशन आता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उससे क्या होता है, इसकी जो चार्ज की जो एनर्जी उसके अंदर लॉस होता है। अभी जो एनर्जी के अंदर जो लॉस हुआ है वो रेडिएट होता है एक वेव के फॉर्म में, वेव की फॉर्म के अंदर, वेव की अवस्था के अंदर वो इमिट होता है, उत्सर्जित होता है, जिसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसे कोई चार्ज है, ठीक है, इसे ट्रैवल कर रहा है, तो इसमें से क्या है, ऐसे एनर्जी लॉस होगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इससे निकलेंगी। ये रेस्ट फॉर्म में है और ये क्या है, मोशन के अंदर है, तो मोशन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके एग्जांपल्स क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, जैसे कि गामा रेज है, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स। तो ये इसके एग्जांपल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं इसके अंदर ये गामा रेज है, एक्स रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है, विजिबल लाइट आती है इसके अंदर, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव्स है, रेडियो वेव्स। ये सभी प्रकार की जो रेडिएशंस है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिनके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है, दोनों के साथ में ये गमन करती है या ट्रैवल करती है। अब बात करते हैं इसके प्रकार की कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कितने प्रकार की होती है। देखिए, हम इसको आयनाइजिंग प्रॉपर्टी के आधार पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को दो प्रकार में विभाजित करते हैं। दो
टाइप्स के अंदर इसको डिवाइड करती हैं। यानी कि आयनाइजिंग प्रॉपर्टी का मतलब है कि इसकी आयनाइज्ड कौन सी रेडिएशन आयनाइज्ड कर देती है किसी एटम को, आयनाइजेशन प्रोड्यूस कर दी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को जो बाहर निकालने की प्रवृत्ति रखती है वो रेडिएशन, उसे हम आयनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं। और दूसरी नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकती। ठीक है, अब देखिए आयनाइजिंग रेडिएशन क्या है, कोज आयनाइजेशन ऑफ एटम इन द मीडियम और मैटर, यानी पदार्थ या माध्यम के अंदर ये क्या करती है, उसके जो परमाणु होते हैं पदार्थ या माध्यम के, उनके परमाणुओं को आयनाइजेशन करवा देती है, उनसे इलेक्ट्रॉन को निकाल देती है, उसको उनको एनर्जी देके। ठीक है, तो ये रेडिएशन क्या करती है, उनको एनर्जी देके उससे इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देती है, आयनाइजेशन कर देती है वहाँ पर, तो इसलिए इसको आयनाइजिंग रेडिएशन कहा गया है। और ये जो रेडिएशन है इस प्रकार से, ये रेडिएशन देयरफॉर का मतलब है इस प्रकार, दिस रेडिएशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन इन लिविंग बीइंग, यानी कि जो जीवित प्राणी है, लिविंग बीइंग का मतलब है जीवित प्राणी, जीवित प्राणियों के अंदर ये बायोलॉजिकल रेडिएशन के बायोलॉजिकल इफेक्ट के लिए उत्तरदायी होती है। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये कोशिका को डैमेज कर सकती है, कोशिका के अंदर जो मटेरियल होता है उसको डैमेज कर सकती है, उसके अंदर आयनाइजेशन प्रोड्यूस कर सकती है, डीएनए के जो बॉन्ड्स होते हैं उनके अंदर आयनाइजेशन प्रोड्यूस कर सकती है। तो उससे क्या होगा, कोशिका के अंदर म्यूटेशन होगा, म्यूटेशन होगा तो सेल्स अपनी संख्या के अंदर इंक्रीज होंगी, इंक्रीज होती हैं सेल्स के मतलब अनियमित मात्रा के अंदर इंक्रीज होना ट्यूमर कहलाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार की रेडिएशन के अंदर आती है अपनी कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज एंड अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, और जो ये आयनाइजिंग रेडिएशन होती है उसका जो सिंबल होता है वो इस प्रकार का होता है, उसका साइन। ठीक है, और ये अपने लिए डेंजरस होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन की। नाम से पता चल रहा है कि ये आयनाइजिंग नहीं है, ये आयनाइजेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकती। दिस रेडिएशन डू नॉट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू कोज आयनाइजेशन, इनके पास इतनी ऊर्जा नहीं होती कि ये आयनाइजेशन प्रोड्यूस कर दे, तो इसलिए ये रेडिएशन है वो बायोलॉजिकल इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, ये बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकती जीवित प्राणियों के अंदर। ठीक है, यानी कि उसके डीएनए या कोशिका को डैमेज नहीं कर सकती, इनके पास इसकी इतनी पावर नहीं होती कि उनको डैमेज कर सके। ठीक है, तो इससे ये कैंसर प्रोड्यूस भी नहीं कर सकती, ये नॉन हैजार्ड्स होती है। ठीक है, तो इसका जो सिंबल होता है वो इस प्रकार का होता है। ठीक है, इसके अंदर आती है अपनी विजिबल लाइट है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है एंड रेडियो वेव्स है। ठीक है, तो ये रेडिएशन इसके अंदर आती है। अब देखिए रेडिएशन की एक कॉमन रेडिएशन की बात करें हम, विकिरण की, इलेक्ट्रॉन, तो आयनाइजिंग रेडिएशन के अंदर दो प्रकार की रेडिएशन आती है, एक तो होती है पार्टिकल वेव्स और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जिनके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है, और पार्टिकल बीम्स होते हैं, ये पार्टिकल के फॉर्म में होती है। ये मतलब इसके कोई फिक्स नहीं है कि ये इनके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, इनके पास सिर्फ एक ही फील्ड होता है, या तो इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं अपने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये फॉर्म करते हैं पार्टिकल रेडिएशन को या पार्टिकल बीम को। ठीक है, जैसे अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल क्या है, ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है जो कि न्यूक्लियस से इजेक्ट होता है। बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और ये न्यूक्लियस से, ये भी न्यूक्लियस से ही बनते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, ये भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स या फिर एसिलेटर्स होते हैं, न्यूक्लियर जो एसिलेटर्स होते हैं, लिनाइक एसिलेटर है जैसे, तो ये उनसे प्रोड्यूस होते हैं। प्रोटॉन बीम्स ये भी एसिलेटर्स से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, एक्स रेज आती है इसके अंदर और गामा रेज आती है, जो दोनों ही किससे इमिट हो रही है, यहाँ पे न्यूक्लियस से, नाभिक से। ठीक है, तो ये भी नाभिक से ही इमिट होती है, एक्स रेज एंड गामा रेज भी, ये भी क्या है, आयनाइजिंग रेडिएशन है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। ईएम रेडिएशन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, देखिए द ईएम स्पेक्ट्रम ऑफ ईएम रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ ईएम रेडिएशन इज द रेंज ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द टर्म ऑफ इट्स वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। देखिए यानी कि फ्रीक्वेंसी यानी कि आवर्ती जो और वेवलेंथ, इसके टर्म में सभी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उनकी रेंज, किसकी रेंज में दर्शाना, मतलब या तो उनको वेवलेंथ की रेंज में रखना या फिर उनको फ्रीक्वेंसी की रेंज में रखना। तो
उससे जो हमारे को स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसको अपन कहते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम उनके क्रम के अंदर रखें, या तो वेवलेंथ के क्रम के अंदर या फिर उनको फ्रीक्वेंसी के क्रम के अंदर या फ्रीक्वेंसी की रेंज के अंदर, तो उससे हमें एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। उस स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनता है गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव से, 7 प्रकार की रेडिएशन से। ठीक है, अब देखिए इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के लिए जो प्लांक थे, प्लांक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक इक्वेशन दी थी। ठीक है, प्लांक इक्वेशन। उन्होंने बताया कि जो इनकी ऊर्जा होती है इनकी आवर्ती के समानुपाती होती है। ठीक है, जिसको समानुपातिक स्थिरांक को हम खोलते हैं तो E बराबर एच न्यू हमें प्राप्त होता है। न्यू यहाँ पर इसकी आवर्ती है और आवर्ती का फॉर्मूला होता है यहाँ पर न्यू बराबर में C बाई लैम्डा। C यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की वेग या प्रकाश की चाल। H यहाँ पे है प्लांक कांस्टेंट, न्यू यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी और लैम्डा यहाँ पे है वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य। तो E बराबर यहाँ पे हम हमारे को प्राप्त होता है न्यू का मान इसके अंदर रखने पर E बराबर में SC बाई लैम्डा। तो जो E है किसके समानुपाती होगा यहाँ पे 1/λ के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्लांक कांस्टेंट H और जो स्पीड ऑफ लाइट C है वो यहाँ पर कांस्टेंट है। तो एनर्जी किसकी व्युत्क्रमानुपाती होगी यहाँ पे तरंग दैर्ध्य की, यानी कि जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। और इस प्रकार से ये जो आवर्ती की समानुपाती होती है ऊर्जा, जिसकी आवर्ती ज़्यादा होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। डायग्राम से देखने की कोशिश करते हैं हम इसको यहाँ पे। अब देखिए इधर जो गामा रेज है, एक्सरे, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव, इस तरफ हम जाते हैं इस तरफ से इस तरफ, तो इस तरफ क्या होता है इनकी वेवलेंथ कम होती जाती है जैसा हम डायग्राम में देख सकते हैं। और वेवलेंथ कम होगी तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो इनकी ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो सबसे अधिक एनर्जी या ऊर्जा यहाँ पे गामा रेज की होती है, उससे कम एक्सरे की, फिर उससे कम अल्ट्रावायलेट की, उससे कम विजिबल की, उससे कम इंफ्रारेड की, और सबसे कम होती है यहाँ पर रेडियो वेव्स की। इस तरफ हम जाते हैं तो इस तरफ इनकी क्या है, ऊर्जा घटती जाती है, इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो बढ़ती जाती है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती जाती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, दो स्ट्रिंग या ग्रिड के मध्य की जो दूरी होती है उनको हम वेवलेंथ बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं हम। तो कैसी लगी वीडियो लेक्चर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।